हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वही सरफेस केमिस्ट्री में अपना विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। अपन ने इससे पहले अपने गैसीय प्रावस्था में अधिशोषण पढ़ा था और वहां पे अपन ने एक इक्वेशन भी ड्राइव किया फ्रेंडली कि गैस समतापी अधिशोषण का एक समीकरण ड्राइव किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वहां पे गैस था, ठीक है, वहां पे गैस थी जो सॉलिड के ऊपर अधिशोषित हो रही थी। अब यहाँ पे अपना विलयन है, ठीक है, जो सॉलिड के ऊपर अधिशोषित होगी। ध्यान रखना, मतलब एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, मतलब एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन होगा किसके ऊपर? याद रखिए, एडजॉर्बेंट यहाँ पे अपना वही सॉलिड रहेगा। एडजॉर्बेंट अपना क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। लेकिन ध्यान रखियो, वहां पे गैस एडजॉर्बेट थी। एडजॉर्बेट क्या थी? वहां पे गैस थी। यहाँ पे अब एडजॉर्बेट क्या रहेगा? अपना सॉल्यूशन रहेगा। बस इतना सा फर्क है। इससे पहले अपने ड्राइव कर चुके वो बात। अब इसके लिए देखते हैं कि विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कैसा होगा। तो इंग्लिश मीडियम के लिए सारा चीज लिखी हुई है और हिंदी मीडियम को मैं बोल के बताता हूँ, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट आर द एडजॉर्ब सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। पहली बात तो कि देखो, जब अपना अधिशोषण पढ़ रहे थे, वहां पे अधिशोषण पढ़ रहे थे, तो एडजॉर्प्शन किसका हो रहा था? गैस का हो रहा था। वहां पे जस्ट इससे पहले वाली क्लास में जब अपने एडजॉर्प्शन पढ़ा था तो वहां पे एडजॉर्बेट गैस थी, एडजॉर्बेंट अपना सॉलिड था। यहाँ पे एडजॉर्बेंट तो अभी भी सॉलिड ही है। एडजॉर्बेंट तो अभी भी क्या है? सॉलिड ही है। लेकिन एडजॉर्बेट मतलब अधिशोष्य, अधिशोषक तो सॉलिड है, मतलब ठोस है, लेकिन अधिशोष्य वहां पे गैस थी, यहाँ पे अपना अधिशोष्य सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में भी क्या कि सर सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है। अपना सॉल्यूशन दो चीज कौन कौन से? एक तो तेरा सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है? तेरा सॉल्वेंट होता है। एक तो तेरा सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन में दो चीज होती है, एक तो सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। अब देखें यहाँ पे अधिशोषण किसका होगा? एडजॉर्प्शन किसका होगा? सॉलिड के ऊपर एडजॉर्प्शन किसका होगा? एडजॉर्बेट के ऊपर एडजॉर्प्शन किसका होगा? ओनली सॉल्यूट का। किसका रहे? सॉल्यूट का। मतलब सॉल्वेंट का एडजॉर्प्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अपन नमक के घोल की बात करें, सॉल्यूशन ले लिया नमक का, NaCl का अपन ने सॉल्यूशन लिया, उसमें से NaCl का एडजॉर्प्शन हो किसी सरफेस के ऊपर और वाटर का एडजॉर्प्शन ना हो, तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा, जो इस टाइप का जो अधिशोषण होगा, उसे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण बोलते हैं। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे तेरा लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है, अपने लिटमस सॉल्यूशन लिया। अब लिटमस पत्थर दो प्रकार के होते हैं। अपने लिटमस पेपर अपने दो पढ़ा था, ठीक है, जो अम्ल का एक क्षार का, एक तो एसिड का, दूसरा बेस का, मतलब वो कलर्ड होते हैं। लिटमस पेपर हमेशा कलर्ड होते हैं, ये तुझे पता है। अब जो लिटमस सॉल्यूशन है उसको मैंने सेकंड किया विद चारकोल। चारकोल के साथ मैंने लिटमस पेपर का जो सॉल्यूशन था उसको सेक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसमें घोल रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर सेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चारकोल के साथ जब सेक किया तो लिटमस क्या बन जाता है? तेरा कलरलेस बन जाता है। जो लिटमस का सॉल्यूशन था वो पहले कलर्ड था, अब क्या बन गया? तेरा कलरलेस हुआ। आई बात समझ में? मतलब पहले जो लिटमस पत्थर, लिटमस सॉल्यूशन था वो कलर्ड था। कलर्ड किसी न किसी वजह से था, मतलब उसमें जो सोल्यूट था वो कलर्ड को जनरेट करने वाले पार्टिकल्स थे। आई बात समझ में? सॉल्यूशन का मतलब पानी का सॉल्यूशन है तो पानी का तो कलर नहीं होता, लेकिन लिटमस का सॉल्यूशन है तो लिटमस कलर्ड है, ठीक है। वो क्या बन गया? कलरलेस बन गया। क्यों? क्योंकि सर उसमें जो कलर उत्पन्न करने वाले कारक थे, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं? सोल्यूट है। उन सोल्यूट को अब्जॉर्ब कर लिया कौन? चारकोल। क्योंकि चारकोल इज अब्जॉर्ब टू द डाई। डाई क्या होती है? जो कलर रंजक, मतलब जो रंजक होते हैं ना, उसको क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया लिटमस सॉल्यूशन से। किसने? चारकोल ने। चारकोल ने लिटमस सॉल्यूशन से डाई को क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए वो क्या बन गया? तेरा कलरलेस हो गया। क्या बन गया रे? कलरलेस। तो अपने एडजॉर्प्शन किसमें? एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन किसका हो रहा है सॉल्यूशन में से? सर सोल्यूट का एडजॉर्प्शन हो रहा है सॉल्यूशन से। किसके ऊपर? सर एडजॉर्बेंट के ऊपर। एडजॉर्बेंट क्या है सर? सॉलिड। सॉलिड कौन सा है तेरा? चारकोल। सॉलिड क्या तेरा? चारकोल, ठीक है। इस तरह का दूसरा एग्जांपल अगर बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात करें तो हिंदी मीडियम में जो बात आती है, अपन एक जानते हो चारकोल का नाम सुनते हैं, वही चारकोल होता है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी से जिसको भी इसका चारकोल बनाया जाता है उसको जानते हो चारकोल बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन चारकोल भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है? जैसे अशुद्ध शर्करा ले लूं मैं, इम्प्योर तेरी शर्करा, इम्प्योर शुगर लिया मैंने, इम्प्योर शुगर में से इंपोर्ट शुगर क्या होगी? बिल्कुल कलर दिखाई। कोई भी चीज अशुद्धि के कारण होती है तो वो कलर्ड होती है, ठीक है। अगर वो बिल्कुल प्योर हो जाएगी तो उसकी कलरलेस हो जाएगी। तो अशुद्ध शर्करा में से अशुद्धि को कौन अब्जॉर्ब कर लेता है? कौन अधिशोषित कर लेता है? जानतु चारकोल। इससे तेरी शुगर क्या हो जाती है? कलरलेस हो जाती है। क्या हो जाती है? कलरलेस। तो अधिशोषण की प्रक्रिया विलयन में भी होती है। अधिशोषण विलयन में से विलय को अधिशोषित कर लेता। इतना सा ध्यान रखना तेरे को, ठीक है।
अब देखें दूसरी बात है, इन एक्सटेंट ऑफ द एड्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट, मतलब किसका एड्जॉर्प्शन कितना ज्यादा होगा ये सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा भाई, ध्यान रखियो। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि अपन देखते हैं कि जितना मेरा सॉल्यूशन होगा एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन नहीं भाई, एड्जॉर्प्शन तब ज्यादा होगा जब आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, अदरवाइज एड्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर है। किसके ऊपर है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ये तेरे एड्जॉर्प्शन की फिनोमिना। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, इसमें चलते हैं अपन छोटा सा, अपन ने एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा सॉल्यूशन में। अब देख, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रेंडलिस आइसोथोरम इक्वेशन। वही फ्रेंडली अपन ने आइसोथोरम इक्वेशन की बात करेंगे। वहां पे जो फ्रेंडली आइसोथोरम इक्वेशन थी, आइसोथोरम इक्वेशन जो बनाई थी अपन ने, वो गैस के लिए थी। किसके लिए अपन ने बात करी थी वहां पे, गैस के लिए। अरे गैस का हमेशा क्या देखा था अपन ने, प्रेशर। गैस का क्या देखा था अपन ने, प्रेशर। अब जो फ्रेंडली इक्वेशन देख रहे हैं वो अपन सॉल्यूशन की देख रहे हैं, और सॉल्यूशन की क्या होती है, सॉल्यूशन की हमेशा क्या होती है, कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो ध्यान में देख थोड़ा सा, गैस के लिए अपन प्रेशर की बात किया था, इसलिए वहां पे जो फ्रेंडली इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन आई थी क्या, x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। p क्यों लिया था, क्योंकि गुरुजी वहां पे एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, वहां पे एड्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस था। सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्प्शन था गैस के लिए, तो गैस का क्या देखा अपन ने, प्रेशर। यहां पे अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के लिए अपन इसको Cp की जगह क्या पुट कर देंगे, C। क्या, C क्या अपनी कंसंट्रेशन, सांद्रता। C क्या अपनी सांद्रता। बस ये ध्यान रखना कि इस P की जगह अपन को क्या रखना है, कंसंट्रेशन C, सांद्रता। अब ये जो सांद्रता C है ना, कंसंट्रेशन, ये सॉल्यूशन की नहीं है भाई, क्योंकि एड्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का तो नहीं हो रहा है ना। अगर एड्जॉर्प्शन पूरे सॉल्यूशन का होता ना तो अपन कंसंट्रेशन भी सॉल्यूशन की मानते, लेकिन एड्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सॉल्यूट का हो रहा है। तो जो ये सी कंसंट्रेशन है ना, ये कंसंट्रेशन है केवल सॉल्यूट की, ना कि पूरे सॉल्यूशन की। तो वो एक्सप्रेस करेंगे एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन x/m, मतलब एड्जॉर्प्शन की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा x/m बराबर k, वहां पे p था k डॉट c की पावर 1/n, वही बात सेम रहेगी, log x/m, क्योंकि दोनों तरफ log लिया अपन ने। और मैंने log की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझा रखी है, आपको 2-4 फॉर्मूले log के याद करने, स्पेशल बायोलॉजी के बच्चों को पता होने चाहिए log की प्रॉपर्टीज है कि log होता क्या है। log हमेशा ध्यान रखना, अगर log गुणा में आए ना a डॉट b, तो हमेशा log क्या होता है, प्लस में, log a प्लस log b, ठीक है। अगर log a अपॉन b आए ना तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है हमेशा log a माइनस log b। बस इतना सा ध्यान रखना। एक छोटी सी टर्म और याद करनी आपको, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, कि मेरे को ये सबसे ज्यादा, ये 3 फॉर्मूले के अलावा चौथा फॉर्मूला तुम्हारे कहीं आएगा ही नहीं, ठीक है। log a की पावर अगर मैंने x लगा दिया तो ये x कहां चला जाता है, आगे चला जाता है। जो पावर होती है ना वो हमेशा कहां चली जाती है, आगे चली जाती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ध्यान रखना। log, अब जो x है ना इसको तो जस्ट आगे पुट कर दूंगा मैं, इसको तो log के जस्ट आगे, तो x log और वो a हो जाएगा। और log का अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो ध्यान रखियो हमेशा 10 बेस होगा। क्या होगा, 10 बेस। दूसरा, log और कौन सी बेस में होता है गुरुजी, log एक बेस और होता है कि log मेरा क्या होता है, ई बेस में होता है, जिसको मैं क्या बोलूंगा हमेशा ln के नाम से बोलूंगा। log ई बेस किसको बोलूंगा, ln के नाम से। और इसके बारे में लिखूंगा मैं क्या, 2.303 log 10 बेस। ये फॉर्मूले बस आपको याद होने चाहिए। 4 फॉर्मूले के अलावा 5वां फॉर्मूला आपका log का कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है। बस ये 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए log को बदलने के। क्यों सर, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जो अपनी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे ना उसमें होता क्या है, वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको log की प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन मतलब अधिशोषण की मात्रा x/m बराबर k c की पावर 1/n। अगर यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे दिया तो c आ जाएगा। c किसकी सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है, और वहां पे अगर गैस दे दो तो यहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन एक ही रहेगी, ठीक है। तो log ले लिया मैंने, log x/m k था तो log के गुणा में था तो प्लस 1/n था, आगे आ गया क्योंकि जो पावर में होता है वो जस्ट आगे आ जाता है, तो log 10 बेस c। जहां पे x क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट एब्जॉर्ब्ड। यहां पे तो ऐसा भी बोल सकता है मास ऑफ एडजॉर्बेट, क्योंकि एडजॉर्बेट क्या अपना सॉल्यूट ही है,
क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ रहा है, सॉल्यूशन में जो एडजॉर्बेट अपना वो क्या है, सोल्यूट है। तो एडजॉर्बेट कौन, सोल्यूट है, तो इसका एडजॉर्ब हो रहा है। मास ऑफ सोल्यूट एडजॉर्बेंट, सॉलिड एडजॉर्बेंट अपना मतलब किसका द्रव्यमान, एडजॉर्बेंट अधिशोषक का द्रव्यमान, अधिशोषी का द्रव्यमान, और Kn दोनों तो क्या है, कांस्टेंट है। Rc क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जब इक्विलिब्रियम बनता है किस किस के बीच में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो तब सोल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है वो अपना C है। ठीक है, ये तेरा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन से है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको सिर्फ सॉल्यूशन की जगह गैस दे दे, सॉल्यूशन की जगह क्या दे दे, गैस दे दे, तो गुरुजी कुछ नहीं करूंगा, कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर दूंगा, P पुट कर दूंगा। बाकी की रामायण महाभारत सारी सेम है, वो फ्रेंडली इक्वेशन सेम होती है, कोई अलग नहीं होता। आई बात समझ में। अ फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। अब इस एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकते हैं, एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, वो बातें हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे विलयन में अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। विलयन में अधिशोषण, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विलयन में अधिशोषण को इफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्यूशन एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन को इफेक्ट करते हैं। अब इस टर्म में कौन कौन सी टर्म आई, वही सारी चीजें इसको इफेक्ट करेगी। आई बात समझ में, वही सारी चीजें इसको इफेक्ट करेगी। जैसे अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति, अपन ने शुरू में ही पढ़ लिया था, अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति, वहां पे इफेक्ट करने वाले कारकों को अपन ने विस्तार से पढ़ा था। ठीक है, पूरा डिस्क्राइब किया था। बस यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति। पहला किसकी प्रकृति, एक तो तेरा एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, सॉरी, एक तो तेरा एडजॉर्बेंट और दूसरा तेरा एडजॉर्बेट। ठीक है, एक तो तेरा एडजॉर्बेंट और दूसरा एडजॉर्बेंट का नेचर, इनका नेचर ये इफेक्ट करेगा। दूसरा क्या इफेक्ट करेगा, सो इस चीज को दूसरा इफेक्ट करेगा, तापमान बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर। क्या रहे, टेम्परेचर। याद करो, फिजिकल अधिशोषण में टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। फिजिकल अधिशोषण में, फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज हुआ करती थी। जो वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ब्रेक हो जाती थी, तो वहां पे एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता था। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में अपन शुरू में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका तो ग्राफ अपन ने पढ़ा था, x/m। फिजिकल एडजॉर्प्शन का अपन ने जो ग्राफ पढ़ा था वो क्या आया था, टेम्परेचर का, किसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घटता है। लेकिन यही अपन ने केमिकल एडजॉर्प्शन का पढ़ा था, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ पहले अधिशोषण, मतलब x/m का मान, अधिशोषण की मात्रा क्या बढ़ती है फिर घटती है, क्योंकि पहले तो बॉन्ड बनना प्रारंभ कर जाता है, फिर बॉन्ड में उपस्थित अणुओं के पास एनर्जी आ जाती है ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से, तो वो टूटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। जो सॉल्यूशन इन एडजॉर्प्शन होता है ये एक तरह का फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, इसलिए टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन, ठीक है, क्या रहे, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन है, ठीक है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या सर, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट का नेचर, दोनों की प्रकृति, इनकी प्रकृति हमेशा ही एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करेगी। दूसरा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करेगा गुरुजी, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन एक तरह का फिजिकल एडजॉर्प्शन है, मतलब फिजियो एडजॉर्प्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो तीसरा पॉइंट आता है अपना, वही चीज आती है सरफेस एरिया, किसका, एडजॉर्बेट का। जो तीसरी बात आती है वो किसका एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट है। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है, बात करो पहले की, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट अगर इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, हमेशा ही इंक्रीज होगा। अब एडजॉर्बेट एक सॉलिड है, इसका सरफेस एरिया कैसे बढ़ाया था अपन ने वहां पे, गुरुजी इसको चूर्ण में बदलो, मतलब इसको तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में इसको तोड़ लो, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। सेम यहीं पे भी वही बात है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट इज इंक्रीज, देन द एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीज। ये बात याद रखनी है, तीसरा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्यों, क्योंकि गुरुजी वहां पे तो प्रेशर था, तो अपन ने प्रेशर की बात करी थी गैस में कि प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन क्या होता है, वहां पे बात करी थी। यहां पे बात करेंगे अपन कंसंट्रेशन की, क्योंकि गुरुजी यहां पे मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की क्या आती है, कंसंट्रेशन है। तो याद करें, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा किसकी, सोल्यूट की, किसकी रहे, सोल्यूट की, अगर मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इंक्रीज होगा।
होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, मतलब एडजॉर्प्शन, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। ये आपका टॉपिक था एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। अच्छे, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर समझ में आया होगा। हाँ, अब अपना जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन को हिंदी में बोलेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग। किसके लिए? अधिशोषण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग। क्या कहां ये अधिशोषण काम में आता है, किस तरह इस अधिशोषण का उपयोग मैं कहां करूंगा। ठीक है, अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन। अब बात आती है ये क्या करता है? सोखता है। अधिशोषण मतलब सोखता है, सरफेस के ऊपर सोख लेता है, इसलिए बहुत ज्यादा काम में आता है अधिशोषण का अनुप्रयोग। पहला इसका जो उपयोग करते हैं ना अपन अधिशोषण का, वैसे बहुत सारे यूज है, लेकिन पहला जो इसका उपयोग करते हैं अपन मास्क बनाने में करते हैं। किसका उपयोग? अधिशोषण। एडजॉर्प्शन का पहला जो यूज करते हैं ना वो करते हैं इन गैस मास्क में। किसमें? इन गैस मास्क। गैस मास्क का फॉर्मेशन करने में अपन किसका उपयोग करते हैं? अधिशोषण का। गैस मास्क में कैसे? जो तेरा गैस मास्क होता है ना, ये किसका बनाया जाता है? ये गैस मास्क बनाया जाता है तेरा चारकोल का। किसका है ये गैस मास्क? किसका बनता है? चारकोल का। जो एक्टिवेटेड चारकोल होती है, कौन सी? एक्टिवेटेड चारकोल होता है, मतलब सक्रिय चारकोल का गैस मास्क बनाया जाता है। अब ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या काम करती है? जैसे एक बात बताता हूं, जैसे कोयलों की खदानों में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो एक स्पेशल तरह का मास्क पहनते हैं, एक अच्छा मास्क पहनते हैं। वो मास्क में होता क्या? उसमें रहता है हमेशा एक्टिवेटेड चारकोल। वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? पॉइजनस गैसें होती है, जो भी विषैली गैसें होती है, ठीक है, उन पॉइजनस गैसों को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो पॉइजनस गैसें होगी ना तेरी सारी की सारी, उनको क्या कर लेगा? ये अब्जॉर्ब कर लेगा। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा? जो पॉइजनस गैसें, जैसे पॉइजनस गैसें जैसे तेरी क्लोरीन गैस हो, ठीक है, जैसे तेरी कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड हो, Cl2 गैस हो, और जो भी ऑक्साइड हो, किसके? ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो, ठीक है, जो भी सल्फर के ऑक्साइड होगी, ये जो गैसें होती है ना, ये सारी सारी पॉइजनस गैसें होती है। अब इन गैसों को कौन अब्जॉर्ब करता है? इन गैसों को अब्जॉर्ब करता है मेरा एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब सक्रिय चारकोल। और सक्रिय चारकोल इन गैसों को अब्जॉर्ब करके केवल कौन सी गैस रिलीज करता है? ओनली ऑक्सीजन गैस अंदर जाने देता है, जिसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए मास्क जो भी बनाए जाते हैं गैस मास्क, उनमें एक्टिवेटेड चारकोल डाला जाता है, जो क्या करता है? पॉइजनस गैसें, जो भी विषैली गैसें होती है, कौन सी गैसें? विषैली गैसें, उन विषैली गैसों को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। विषैली गैसें कौन कौन सी? सर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन गैस और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जितने भी होते हैं वो सारे के सारी विषैली गैसें होती है, जिनको एक्टिवेटेड चारकोल अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसका उपयोग कहां किया जाता है? गैस मास्क बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा इसका उपयोग करते हैं, अब एक्टिवेटेड चारकोल की जब बात ही आ गई ना, तो एक्टिवेटेड चारकोल का जो दूसरा उपयोग करते हैं ना, वो वैक्यूम जनरेट करने में भी किया जाता है। तो जो इसका दूसरा उपयोग है ना, वो आता है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हमेशा क्या? प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, इसमें जनरेट करने के लिए पेपर किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल का उपयोग किया जाता है। चारकोल किसमें लेते हैं? बल्क मात्रा में, ए बल्क, ठीक है, बल्क क्वांटिटी, ए बल्क क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। तो बल्क क्वांटिटी किसकी लेते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल। या चारकोल की अपन किसमें? हाई वैक्यूम जनरेट करने में। कैसे सर? जैसे मान ले मैं चाहता हूं कि इस रूम में बिल्कुल मैंने इसके चारों तरफ मैंने ग्लास लगा दिया और एक रूम बना दिया ग्लास का। अब बात आती है शुरू, उसमें तो एयर होती है, मैंने उस एयर को ऐसे बाहर निकाल दिया, ठीक है, वैक्यूम पंप की सहायता से उस एयर को सारी को बाहर निकाल दिया। मैं चाहता हूं उसमें वैक्यूम तो जनरेट हो गई, ठीक है, लेकिन हाई, बहुत ज्यादा वैक्यूम। क्यों? अब क्या हो रही है? अब जो हाई वैक्यूम जनरेट क्यों नहीं हो रही? तूने तो कैसे निकाल दी सारी, पर क्या हो रही है कि जो भी मेरा ग्लास है ना, उसकी सरफेस क्या होती है? बिल्कुल उसकी सरफेस लिक्विड एयर लगी रहती है। जैसे आप देखा करते हो ग्लास के ऊपर एक बिल्कुल छोटे छोटे ऊपर जमा हो जाते हैं। जब अपन अंदर की तरफ वैक्यूम जनरेट करते हैं तो बाहर निकालते हैं गैस को, तो बाहर की तरफ एक एयर जनरेट हो जाती है, जो लिक्विड टाइप की एयर होती है। अब वो एयर क्या है कि ग्लास के अंदर पास होती है, तो मैं उसको भी हटाना चाहता हूं,
उसको भी मैं क्या करना चाहता हूं, हटाना। वैसे तो वैक्यूम जनरेट हो गया, लेकिन उसको भी हटाना चाहता हूं। अब उस लिक्विड एयर को कौन अब्जॉर्ब करेगा, एक्टिवेटेड चारकोल। उस जो भी लिक्विड एयर होगी उसको कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, चारकोल। चारकोल क्या करेगा, उसको अधिशोषित कर लेगा, अधिशोषित करके वैक्यूम में हाई हाई वैक्यूम जनरेट कर देगा किसी भी रूम में। क्यों, ये कहां, ये उसकी दीवारों से जो भी वाल्स होगी ना, उनसे लिक्विड एयर को अब्जॉर्ब कर लेगा। कि जिसने भी जो भी तेरा तू बीकर लेगा, फ्लास्क लेगा, कुछ भी लेगा, उसकी जो दीवारों से लिक्विड एयर है ना, उसको एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा और क्या जनरेट कर देगा, हाई वैक्यूम जनरेट कर देगा। आई बात समझ में। इस तरह एक्टिवेटेड चारकोल का या चारकोल का उपयोग अपन यहां पे भी करते हैं। इसके अलावा इसका जो तीसरा उपयोग करते हैं अपन कि सर अधिशोषण का तीसरा उपयोग जो बात करते हैं अपन, वो कहां उपयोग करते हैं, किसी भी हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में। अब हिंदी में बात करूं थोड़ा, कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों को ऊपर रंग करना हो तो अपन किसका उपयोग करेंगे, एक्टिवेटेड चारकोल का। तो डाइज ऑन क्लॉथ, ठीक है, डाइज ऑन क्लॉथ, ठीक है सर। कपड़ों के ऊपर रंग करने में भी अपन किसका उपयोग करेंगे, डाइज का। डाइज मतलब क्लॉथ के ऊपर, जैसे कपड़ा लेंगे, कपड़े के ऊपर क्या करेगा, कलर आ जाएगा। अब किसी कपड़े के उसको कलर लेस करना मेरे को, तो भी अपन किसका उपयोग करेंगे, एडजॉर्प्शन फिनोमिना ही उपयोग करेंगे। जैसे कपड़ा अपना यहाँ पे जो क्लॉथ होगा वो तो तेरा एडजॉर्बेंट का काम करेगा, और डाई किसका काम करेगी, एडजॉर्बेंट का काम करेगी, वो उसके ऊपर आकर अधिशोषित हो जाएगी। तो कपड़ों के ऊपर रंगाई करने में भी अपन किसका उपयोग करते हैं, अधिशोषण का उपयोग करते हैं। इसी तरह किसी कपड़े के ऊपर रंग लग गया या कलर आ गया, तो उसको कलरलेस करने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, अधिशोषण का उपयोग करेंगे। नमी हटाने में, रंगीन कपड़ों को दूर, रंगीन कपड़ों में जो अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल का, या इसी का उपयोग एडजॉर्प्शन फिनोमिना का उपयोग करते हैं। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट उपयोग अपन करते हैं वो करते हैं विस्मांगी उत्प्रेरण में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विस्मांगी उत्प्रेरण में, हेटेरो कैटलिस्ट में, ठीक है, विस्मांगी उत्प्रेरण में, हेटेरो कैटालिसिस में, किसमें, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में। ठीक है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में इसका उपयोग करते हैं, किसका, अधिशोषण का। कैसे उपयोग करते हैं, वो एक बड़ी अच्छी सी इसकी फिनोमिना है। जैसे तू करता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में, कैसे, पहली बात तो हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। हेटेरोजीनियस मतलब विस्मांगी और होमोजीनियस मतलब समांगी। हेटेरोजीनियस का मतलब हो गया विस्मांगी, हेटेरो मतलब विस्मांगी। इसमें एक तो रिएक्टेंट, ठीक है, क्या तेरा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, इन तीनों का क्या, इन तीनों की जो भी फेज होगा, इन तीनों का फेज, ठीक है, इन तीनों का फेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। मान ले कि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मेरा कौन सी स्टेट में है, सर गैसीय स्टेट में, ठीक है। प्रोडक्ट में मेरा कौन सी स्टेट में है, गुरुजी गैस स्टेट में। और जो मेरा कैटलिस्ट है अगर ये मेरा सॉलिड स्टेट में है, तो इस टाइप का जो कैटालिसिस हो रहा है वो एक हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है। क्यों, क्योंकि हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में ये दोनों तो गैस स्टेट में, ये सॉलिड, मतलब तीनों का फेज क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह तेरे एक आएगा होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस में अगर ये भी गैस स्टेट में हो तो ये तीनों ही कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में, मतलब तीनों का फेज क्या है, तीनों का फेज अगर सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेम फेज के हो जाएंगे, तो वो कौन सा कैटालिसिस हो जाएगा तेरा, होमोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा। कौन सा, होमोजीनियस कैटालिसिस। अब बात आती है सर हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है, अधिशोषण में कैसे उपयोगी है। जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है ये अपना अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन में कैसे उपयोगी है। जैसे अपन ने हेबर विधि का नाम पढ़ा है, अपने हेबर विधि का नाम सुना आप लोगों ने, जो अमोनिया के बनाने की विधि होती है, अमोनिया के फॉर्मेशन का मेथड होता है। अमोनिया के फॉर्मेशन का मेथड जो हेबर विधि द्वारा करते हैं, कौन सी विधि तेरी, हेबर विधि, ठीक है, कौन सी विधि, हेबर विधि है। अब हेबर विधि क्या होती है कि सर N2 + 3H2 = ट्वाइस NH3 का फॉर्मेशन होता है। ये जो नाइट्रोजन होता है ये भी मेरी गैसीय स्टेट में होती है, हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में होती है, और जो अमोनिया बनती है ये भी मेरी गैसीय स्टेट में होती है। लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं अपन, वो फेरस यूज करते हैं, आयरन को क्या यूज करते हैं, आयरन या फेरस, Fe इसमें यूज करते हैं। अब Fe की स्टेट सॉलिड है, इन तीनों की स्टेट क्या है, गैस, इसलिए हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है। अब बात आती है सर इसमें अधिशोषण कैसे उपयोग हुआ। इसमें अधिशोषण इस तरह से उपयोग हुआ क्योंकि देख, एक मैंने बीकर लिया, एक मैंने क्या लिया, बीकर, मतलब कोई भी क्लोज वीजल ले लिया, ठीक है,
कोई भी मैंने क्लोज विजल ले लिया। अब क्लोज विजल में क्या किया मैंने, इस क्लोज विजल में मैंने नाइट्रोजन गैस भी डाल दी, ठीक है, और इसमें मैंने कौन सी गैस डाल दी, हाइड्रोजन गैस भी डाल दी। अब ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया तो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अमोनिया, लेकिन नाइट्रोजन भी गैसीय स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में है, तो इनके मॉलिक्यूल्स से तुमने पढ़ा है कि गैसीय स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो रिएक्शन होने में इनको टाइम लग रहा है, मतलब रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो चल रही है अपनी। क्यों, क्योंकि सर सारे के सारे गैसीय स्टेट में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैसीय स्टेट में, तो एक दूसरे के पास आने में इनको टाइम लग रहा है, इसलिए क्या रिएक्शन स्लो हो रही है। अब मैं चाहता हूं रिएक्शन फास्ट हो। अब रिएक्शन फास्ट होने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसमें एफी का पाउडर डाल दिया। किसका पाउडर डाल दिया, एफी का, मतलब मैंने एफी डाला ना, ये पाउडर ये एज किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एडजॉर्बेट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह, एडजॉर्बेट, मतलब अधिशोषक की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, अधिशोषक की तरह बिहेव करेगा। अब किसको अधिशोषित करेगा, ये नाइट्रोजन को भी अपने पास खींचेगा और हाइड्रोजन को भी अपने पास खींचेगा, मतलब दोनों को एक दूसरे के पास में लाएगा, पास में लेके आएगा, अपने ऊपर चिपकाएगा, अपने ऊपर चिपकाएगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को दोनों को रिएक्शन करने के लिए मजबूर करेगा और रिएक्शन को फास्ट कर देगा, मतलब एक दूसरे को अधिशोषित कर लेगा, दोनों को अधिशोषित करके रिएक्शन करवाएगा, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, अतः रिएक्शन अपनी फास्ट हो जाती है। इसलिए हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट अधिशोषण में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। आई बात समझ, सर होमोजीनियस होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि होमोजीनियस में तो तीनों के फेस सेम होंगे, तो वहां पे ऐसा कोई काम का नहीं है। तो हेटेरोजीनियस का स्पेशल ध्यान रखना, इसका उपयोग हेटेरोजीनियस में बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं इसका। जैसे अपन निकिल सॉलिड, जो निकिल होता है उसका यूज किसमें, हाइड्रोजनेशन में भी करते हैं अपन, किसमें, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनीकरण करते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में। अब इसके बाद में जो इसका उपयोग होता है, आयन विनिमय रेजिन या जल को विलवणीकरण में भी एडजॉर्प्शन का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अपना जो पानी होता है, जो अपना वाटर होता है, ठीक है, इसमें क्या होती है, इंप्योरिटीज होती है। अपने हार्ड वाटर का नाम सुना है, ठीक है, हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर मतलब कठोर पानी। कठोर जल का नाम सुना, कठोर जल में अशुद्धियां होती है बहुत सारे केमिकल्स की, जिसमें कैल्शियम वगैरह, पोटेशियम, सल्फर, इनकी अशुद्धियां पाई जाती है। उनको भी क्या कर लेता है, अधिशोषित करने, उनको भी अधिशोषित करके उन अशुद्धियों को पैंदे में जमा कर लेते हैं और पानी को अपने बिल्कुल स्वच्छ कर देते हैं। तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब आयन विनिमय रेजिन जल के विलवणीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। गैसों को, अब तेरे को मैंने शुरू में बताया था कि अलग अलग गैसों में से अक्रिय गैसों को अलग करना, मतलब इनर्ट गैस को पृथक करने के लिए, ठीक है, इनर्ट गैस को सेपरेट करना चाहता हूं, ठीक है, मैं इनर्ट गैस के सेपरेशन में, इनर्ट गैस सेपरेशन, ठीक है, इनर्ट गैस सेपरेशन। अब इनर्ट गैस का सेपरेशन कैसे करूं, मेरे पास तो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, मैं चाहता हूं इसमें से इनर्ट गैस अलग हो जाए। मैंने तेरे को शुरू में ही बताया था कि अधिशोषण डिपेंड किस पर करता है, गैस के लिए, अधिशोषण गैस के लिए डिपेंड करता है सर उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पे। और मैंने तेरे को बताया था कि हर एक गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, वो हर एक गैस के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर एक गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट। और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो जो गैसें इनर्ट गैस से जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो पहले ही एडजॉर्ब हो जाएगी, इनर्ट गैस लेट एडजॉर्ब होगी, इसलिए उनको अपन अलग कर सकते हैं। तो एक गैस मिक्सर में से इनर्ट गैस को अलग करने के लिए भी अपन किसकी फिनोमिना अपनाते हैं, एडजॉर्प्शन की फिनोमिना अपनाते हैं। हार्ड वाटर में से हार्डनेस को दूर करने के लिए भी अपन एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। इसी तरह अपन एक क्रोमेटोग्राफी में भी किसका यूज करते हैं, एडजॉर्प्शन का। क्रोमेटोग्राफी में कैसे, जैसे क्रोमेटोग्राफी करते हैं ना, तो कार्बनिक, इसमें क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स उपस्थित होते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कौन कौन से हैं, जैसे तेरा COOH एसिड ग्रुप हो तेरा, दूसरा तेरा SO3H ग्रुप हो तेरा, तीसरा तेरा NH2 मतलब अमोनियम टाइप का ग्रुप हो तेरा, एमीन टाइप का ग्रुप हो। ये क्या होता है, जेल में विशिष्ट अधिशोषण की क्षमता रखते हैं। ये क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं इनका अपन। किसमें यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी में। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, आयन विनिमय रेजिन। ये क्या काम करते हैं, कठोर जल को मृदु बनाने का काम करते हैं। आई बात समझ में। क्रोमेटोग्राफी में लगभग सारे गुण वाले, ये तो हार्डनेस वाला, सॉरी ये तो हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज करते हैं, ये तो वाटर की हार्डनेस को, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर,
ठीक है, इनको क्या करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करती है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, ये किसको दूर करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को सेपरेशन करने में भी, सेपरेट करने में, क्यों, क्योंकि ये हार्डनेस को कौन, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉलिक्यूल सारे के सारे और उनको अलग कर लेते हैं और अपना पानी बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है। अब आता है तेरा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है वो सिंपल सी समझ एक बात। जो क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में बोलेंगे वर्ण लेखनी विधि। वर्ण लेखनी में लगभग समान गुणों वाले यौगिकों को, मतलब जिनके कैरेक्टर क्या होते हैं, सेम हो। ऐसे जैसे मान ले मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास मेथेनॉल, एथेनॉल, ऐसे जो भी अल्कोहल है, अल्कोहल की सारी के सारी प्रॉपर्टी सेम सी होती है। तो मैं चाहता हूं कि एथेनॉल को अलग करूं, प्रोपेनॉल को अलग करूं, मेथेनॉल को अलग करूं। इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, सारे के सारे गुण लगभग मैच हो जाते हैं, लेकिन इनका थोड़ा बहुत ही अलग होता है प्रॉपर्टी। तो ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की जाती है। जब बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म सेपरेशन करते हैं अपन, बिल्कुल छोटा से छोटा माइक्रो लेवल पे अगर अपन सेपरेशन करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपने, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ण लेखनी विधि। वर्ण लेखिक कुछ ऐसा ही है, लेखिक विधि, लेखिकी में, वर्ण लेखिकी में। अब वर्ण लेखिकी में करते क्या है, दो चीज को, गैस सॉलिड, ठीक है, एक लिक्विड सॉलिड, दो चीज का सेपरेशन लेते हैं। एक तो गैस होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड सॉलिड। अब इसमें होता क्या है क्रोमेटोग्राफी में, अपन एक ब्यूरेट स्टैंड लेते हैं, ठीक है, एक ब्यूरेट स्टैंड होती है। ब्यूरेट स्टैंड में अपन क्या करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ब्यूरेट स्टैंड में यहाँ पे एक मशीन से अपना लगा रहता है, ठीक है, जिसको स्टॉपर रहता है, स्टॉपर को खोल लेते हैं, वो चीजें करते हैं, बाद की बातें हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ध्यान दे इसके बारे में थोड़ा सा, क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अपन इसमें क्या करते हैं, सॉलिड भर देते हैं, रेजिन भर देते हैं। इसमें क्या भर देंगे, रेजिन। और रेजिन कौन सा, सॉलिड रेजिन, ठीक है, इसमें सॉलिड रेजिन भर दिया। अब सॉलिड रेजिन, अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे पास हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है, और मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एथेनॉल, जैसे एक बार के लिए मेथेन गैस ले लूं और एथेन गैस ले लूं, ठीक है, दोनों गैस का मिक्सचर भर दिया मैंने। इसमें क्या भर दिया, गैस का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस। अब मिक्सचर ऑफ गैस इसमें डाल दिया। अब क्या होगा, जो गैस हल्की होगी ना वो इस सॉलिड में रिश्ती हुई, इस सॉलिड जो रेजिन है इसमें रिश्ती हुई क्या, अलग कलर का धब्बा बना लेगी, एक स्पॉट्स बना लेगी। और वो एक स्पॉट्स बिल्कुल नीचे से इसको खोल देंगे और ऊपर से पानी डालेंगे तो वो स्पॉट्स धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता जाएगा, ठीक है, और दूसरी गैस का स्पॉट्स अलग बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये अगर ये दोनों लिक्विड हुए तो एक लिक्विड का स्पॉट यहाँ पे, दूसरे लिक्विड का स्टॉप यहाँ बन जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको खोलता जाऊंगा, यहां से स्टॉपर को खोल दूंगा, स्टॉपर को खोलूंगा तो ये दोनों पॉइंट्स नीचे आते जाएंगे। इसको मैं अलग बीकर में सेपरेट कर लूंगा, इसको मैं अलग बीकर में सेपरेट कर लूंगा। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एडजॉर्प्शन हुआ। किसका, सॉलिड ने एडजॉर्ब किया एक गैस को, सॉलिड ने ही एडजॉर्ब किया दूसरी गैस को, तो दोनों गैस अलग अलग स्पॉट्स बनाएगी। और जो गैस बिल्कुल जल्दी से नीचे जाएगी उसको मैं अलग बीकर में ले लूंगा, और जो धीरे धीरे आएगी उसको अलग बीकर में ले लूंगा। इस तरह से मैं इनका सेपरेशन करूंगा। इसी तरह मान ली दो लिक्विड है मेरे पास, एथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों का लिक्विड है, तो मैंने इसमें डाल दिया, तो मेरे पास ये एथेनॉल का है, ये प्रोपेनॉल का, अलग अलग स्पॉट्स बन जाएगा। ये स्पॉट्स कलर दिखाते हैं, अलग से दिखते हैं अपन को, ये बिल्कुल स्पॉट्स टाइप का, धब्बा टाइप का दिख जाएगा। उसको अपन अलग बीकर में, इसको अलग बीकर में ले लेंगे। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी में ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, टाइम लगता है इसमें थोड़ा, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है। इसको सूक्ष्म लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल्स के ऊपर इसका क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है। तो एडजॉर्प्शन कौन कर रहा है, सॉलिड रेजिन, किसका, जो गैस डालेगा उसका, और दूसरा इसका, लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड का, ऐसा है। उसको फिर अपन अलग से निकाल लेंगे, निकाल के उसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से अपन एडजॉर्प्शन के बहुत ज्यादा यूज पढ़ते हैं, ठीक है। ये फालतू के यूज थे जो आपने देखे हैं। इसका क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि अधिशोषण के अनुप्रयोग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन आपको पूछ सकता है, कर सकते हो ऐसी बातें।